हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर इनके भार्गव। और पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को करे थे जो था हमारा एड्स। तो एड्स के क्लास में हम लोग ये जाने थे कि जो आपका एड्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी वैसी बीमारी जो कि एक इंडिविजुअल्स पूरे लाइफ टाइम गेन करते रहता है और उसके बॉडी में इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है जिसके वजह से उसके बॉडी में मल्टीपल बीमारियों के जो है सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, उसकी मल्टीपल बीमारियों की पहचान दिखाई पड़ते हैं। एक से ज़्यादा बीमारियां हो जाती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। इसको हम लोग बोलते हैं एड्स। और जो एड्स होता है इसके पीछे के कारण जो है एक रेट्रोवायरस है जिसका नाम है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि इसे हम लोग रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि रेट्रोवायरस एक ऐसे वायरस ग्रुप से आता है। रेट्रोवायरस उसे कहते हैं जो कि DNA से RNA और RNA से फिर से DNA में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस तरह के अगर जो भी वायरस होते हैं जो अपने बॉडी को RNA से फिर DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। और जो हमारा HIV वायरस है एक रेट्रोवायरस ही है जो अपने बॉडी को होस्ट सेल के अकॉर्डिंग फिर से RNA से, चूंकि इसका बॉडी RNA होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है, और जैसे ये हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल के साथ असेंबल करने के लिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वायरस प्रोडक्शन कर सके, ये RNA से फिर से DNA में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेप बैक आता है, इसलिए इसे हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे कि एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार फिर से रिवाइज भी करा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी सीरीज में वीडियो पड़ी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कि ये HIV का जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन हमारे बॉडी में कैसे होता है और ये हमारे बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है। तो पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा देखे भी थे कि ये हमारे बॉडी में सेक्सुअल रूट के माध्यम से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उसके बॉडी में जो उसकी सीमेन और जो वेजाइनल फ्लूइड होते हैं अगर उनका आपस में फ्यूजन होता है तो उसके वजह से ये हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हैं वैसे व्यक्ति में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ इसके पीछे का एक और कारण है कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो ब्लड को चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हेल्दी पर्सन में ब्लड या प्लाज्मा को अगर हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हेल्दी पर्सन को भी होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना। और अगला जो हम लोग देखे थे कि वैसे व्यक्ति जो कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनमें इनके चांसेस होने का ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ अगर इन्फेक्टेड पर्सन का हम लोग रेजर, निडल्स वगैरह के इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उनके होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके बारे में देखे थे कि जो आपके एड्स होते हैं उस एड्स को लेके हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ बने होते हैं कि अगर कोई पर्सन एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करता है, उनके साथ में खाना खाता है या उनके कपड़े पहनते हैं या उनके साथ में बैठे हैं तो उनको एड्स हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि कल भी बताया था और आज भी बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बस एक मिथ है। क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि जो एड्स का ट्रांसमिशन होता है, जो HIV वायरस का ट्रांसमिशन होता है जिसकी वजह से एड्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने की वजह से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बैठा है तो उसके टच करने से उसमें HIV वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। खैर, तो HIV जो वायरस है इसके स्ट्रक्चर पे देख चुके हैं कि जो हमारा HIV का वायरस होता है इसके आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के पास में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है इसमें, एक्चुअली में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना ये RNA से DNA में कन्वर्ट होने में मदद करता है HIV वायरस को। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है
और ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल, इसके बाहर प्रोटीन के लेयर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, और इसका नाम भी है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं P24 लेयर। और इसके बाहर एक और लेयर देखने को मिलता है कैप्सिड के, जिसे बोलते हैं हम लोग P17 लेयर। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और इसके बाहर मल्टीपल, एक से ज्यादा आपके लिपिड्स के लेयर देखने को मिलते हैं। और सबसे बाहर जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और इसका नाम है GP120। ये GP120 इसका नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये GP120 ये ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? तो ये GP120 ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ना, ये किसी भी होस्ट सेल से चिपकने से उसके बॉडी में एंट्री करने से मदद करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो ये भी बताए थे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा रूल है। तो आरएनए से फिर अगर डीएनए बन जाए तो ये रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी है, यानी एक बैक स्टेप जाता है, इसीलिए इसे हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। और जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, ये आरएनए होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और आज की क्लास में देखेंगे कैसे हमारे बॉडी में ये एचआईवी का वायरस अफेक्ट करता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम देखेंगे कि ये वायरस का अटैक कैसे होता है हमारे बॉडी में, ये वायरस अटैक कैसे करता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। चूंकि पहले में आपको बता चुके हैं कि ये आपके बॉडी के जो आपके इम्यून सिस्टम हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, सबसे पहले ये इसी को ये अटैक करता है। आपको पिछले क्लास में या इसके पिछले वाले भी क्लास में बता चुके हैं कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग WBC या ल्यूकोसाइट्स। इस WBC या ल्यूकोसाइट्स में एक सेल्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह के आपके सेल्स देखने को मिलते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। उसके अलावा आपके बॉडी में मैक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो ये जो एचआईवी का वायरस है, ये टी लिम्फोसाइट्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स को मदद करता है एंटीबॉडी बनाने में, उसको डैमेज कर देता है। और इसके साथ साथ जो आपके बॉडी में मैक्रोफेज होते हैं उसको भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इस वायरस के अगेंस्ट में आपके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पाते हैं। और जब एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं बन पाते हैं तो ये वायरस जो आपके बॉडी में रेप्लिकेट करता है, एक से ज्यादा संख्या में अपने ग्रोथ करेगा और उस सेल्स को डैमेज कर देता है, और वो सेल्स जो है डेड कर जाता है, डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 आपके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लूज हो जाती है। और नॉर्मल बीमारियां भी जो हमारे आसपास जनरली ठीक हो जाया करती है, वो भी आपके बॉडी में जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ये वायरस के बारे में बता चुके, ये वायरस नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि कुछ समय तक डिले कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंसेस में इसकी कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं आई हुई है। चलिए तो आज के शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अटैक ऑन ह्यूमन सेल। ये वायरस का जो सेल है, ये ह्यूमन सेल पर कैसे अटैक करता है, जो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अटैक ऑन ह्यूमन सेल। ह्यूमन के सेल पर ये कैसे अफेक्ट करता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अपने बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में, ये अपने बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसको डाल देता है। अब जैसे उसको डालेगा, उसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो आरएनए से फिर डीएनए में कन्वर्ट होता है और हमारे डीएनए के साथ असेंबल हो जाता है। कुछ ऐसे कि इमेजिनेशन कीजिए, ये आपका रेट्रोवायरस है। इमेजिनेशन कीजिए ये आपका जो है रेट्रोवायरस हो गया, कुछ इस तरह से। ये आपका रेट्रोवायरस हो गया। इस रेट्रोवायरस के पास में ये इसका आरएनए हो गया, इसके पास में ये इसका आरएनए हो गया, ठीक है। और इसके पास में यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया, आरटी एंजाइम हो गया। और ये जो है मान लीजिए आपका ह्यूमन बॉडी सेल है, ये आपका ह्यूमन बॉडी सेल हो गया। ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर आपका जो है ये जो है न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया। मान लीजिए ये आपका हो गया ह्यूमन सेल।
और ये जो हो गया आपका वायरल सेल हो गया, या ये एचआईवी का वायरस हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये रेट्रो वायरस है, एचआईवी का वायरस है मान लीजिए। तो अब होगा क्या कि जो इसके पास में ये जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इस आरएनए को ये इसके बॉडी में ट्रांसफर करेगा, होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा। जैसे ही होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा, इसके पास में आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया, रेट्रोवायरस का ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। अब इसके पास में ये जो देख रहे हैं, इसके पास में आरटी एंजाइम हो गया, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से ये जो अपने बॉडी को डीएनए से किस में कन्वर्ट कर लेगा, ये अब मान लीजिए ये हो गया आपका आरएनए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डीएनए में, सिंपल सी बात है। और इस डीएनए को ये आपके बॉडी के साथ असेंबल कर देगा। तो इमेजिनेशन कीजिए ये आपका डीएनए है और इसके साथ में ये अपने आरएनए, ये अपने डीएनए को अटैच कर लेता है। ये जो है इसके साथ में ये जो है ये आपका वायरस का डीएनए आ गया, वायरस का डीएनए आ गया, आपके बॉडी के साथ में क्या कर लिया, ये अटैच कर लिया। अब जैसे ही अटैच करेगा, इसकी बॉडी में ये रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा। ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी जनरली पढ़ेंगे, इसका रेप्लिकेशन होना शुरू होगा और ये फिर वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसके बाहर कैप्सिड बनाएगा और बहुत सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक से ज्यादा संख्या में बेबी वायरस का प्रोडक्शन करेगा। ये सब क्या है बच्चा, ये सब बेबी वायरस है, बेबी वायरसेस का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ये बेबी वायरस की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी, तो ये वायरस जो है आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करके, डैमेज करके बाहर निकलेंगे और वो सेल डेड कर जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ह्यूमन सेल पर अटैक करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इन सब के पास में सेम चीज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, सिंपल सी बात है। और इनके पास भी कैप्सिड एंड कैप्सोमियर पाया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका वायरस जो है ये ह्यूमन सेल को अफेक्ट करता है। आपने क्या सीखा अभी कि ये जो है आप देख रहे हैं ये रेट्रोवायरस हो गया। मान लीजिए कि ये रेट्रोवायरस है कि एचआईवी का वायरस है, तो हमने क्या सीखा था कि रेट्रोवायरस के पास में सिंगल स्टैंडर्ड, ये जो देख रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जिसकी वजह से ये आरएनए से किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है देखिए इसका ट्रांसफर कराना है इसके बॉडी में, आई होप आप लोग समझ रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास में बता दें GP120 पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी में वो चिपकता है और उसके बॉडी में ट्रांसफर होगा। जैसे ये ट्रांसफर होगा, ये सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से आरएनए से कन्वर्ट हो जाएगा ये डीएनए में। अब डीएनए में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आपके बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो डीएनए के साथ असेंबल कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करके मोर बेबी वायरस का प्रोडक्शन करेगा। ये अपनी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये ह्यूमन सेल को अफेक्ट करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस, इसमें समय लगते हैं। तो इस तरह से इसका फंक्शन करेगा, ये ह्यूमन सेल पर अटैक करेगा। अब बात ये है कि ये अटैक तो कर दिया, इसके एंट्री तो हो गया, तो क्या इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एचआईवी का वायरस है, ये रेट्रोवायरस है, ये आपके बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स या टी हेल्पर सेल को ही इफेक्ट करता है, ताकि इसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी हमारा बॉडी नहीं बना सके, जिससे वजह से ये अपनी संख्या को और बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है और आपकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है। चलिए तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आगे हम बढ़ सके और फिर हम लोग देखेंगे कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये देखेंगे कि कैसे ये जो है एंटीबॉडी नहीं बनने देता हमारे बॉडी में। ये तो हम लोग सीख लिए कि कैसे अटैक करता है,
लेकिन अटैक करता है तो क्या ह्यूमन सेल को इफेक्ट करता है? तो ये आपको बता दें, ह्यूमन सेल के साथ साथ जो आपके टी हेल्पर सेल है, जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, उसको भी अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है तो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया टी हेल्पर सेल, ये आपका हो गया टी हेल्पर सेल, और ये जो है आपका हो गया मेगा कैरियोसाइट। तो मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज है। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये मैक्रोफेज जो होते हैं आपके फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो इनका काम क्या होता है बच्चा? इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस। अब देखिए क्या करता है ये टी हेल्पर सेल और ये मैक्रोफेज, दोनों को एक साथ इफेक्ट करता है। अब दोनों को जब एक साथ इफेक्ट करता है तो क्या होता है? पहली बार टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल को मदद करता है एंटीबॉडी बनाने में। तो अगर टी हेल्पर सेल ही अगर डैमेज हो जाएगा तो बी लिम्फोसाइट या बी सेल जो है आपका एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज, जो आपके मैक्रोफेज हैं जो फेगोसाइटोसिस करने काम करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने काम करते हैं, अगर ये डैमेज हो जाए तो जो आपके वायरस है वो किल नहीं हो पाएंगे, जो आपके पैथोजेंस है वो किल नहीं पाएंगे, इनगल्फ नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उनको आराम से अपनी संख्या बढ़ाने में कोई समस्या, दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये दोनों को एक साथ अफेक्ट करते हैं, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज को। ये क्या कर देगा बच्चा? ये अटैक कर देता है। अब देखिए होता क्या है इसके पास में, वायरस के पास में एक आपका पाया जाता है, नहीं, जो आपके होस्ट सेल होते हैं उस होस्ट सेल के पास में आपके एक रिसेप्टर लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका होस्ट सेल हो गया, इमेजिनेशन कीजिए ये आपका हो गया होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के ऊपर जो है एक रिसेप्टर लगा रहता है जो कि वायरस के सेल को जो है एक्सेप्ट करने काम करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं CD4। इसको जो ये रिसेप्टर है इसे बोलते हैं हम लोग CD4 रिसेप्टर। अब देखिए जैसे ही जो वायरस का सेल आता है, जैसे मान लीजिए वायरस हो गया, पहले वायरस का सेल तो होता नहीं है, ये वायरस मान लीजिए, ये वायरस के पास में मान लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और इसके बाहर जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर जो होते हैं ना, ये जाके जो है CD4 के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ये CD4 के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये अटैच्ड होंगे, ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये इसके बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी होस्ट सेल के अंदर में ट्रांसफर करता है। फिर ये आरएनए से बना लेता है आपका डीएनए, ये आरएनए से डीएनए बना लेता है, और डीएनए से फिर बहुत सारा ये बेबी वायरस का प्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से अपने बॉडी में ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अगर हम लोग समझे कि HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में HIV का ही इन्फेक्शन होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जैसे उसके बॉडी में एंटर करता है HIV का इन्फेक्शन, तो उसके बाद जो होता है ये सबसे पहले आपके हेल्पर सेल को किल कर देता है। किल टी हेल्पर सेल, आपके जो हेल्पर सेल है उसको किल कर देता है। और जैसे ही हेल्पर सेल को किल करेगा तो इसका इम्यूनिटी जो होती है, बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। और जैसे ही इम्यूनिटी डिक्रीज करती है तो बहुत ज़्यादा जब इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाएगी, और इसमें समय लगता है, करीब करीब 5 साल 7 साल 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसे नहीं कि HIV इन्फेक्शन आज हुआ तो कल इसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है या परसों पर्सन की डेड हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले HIV इन्फेक्शन होता है, फिर धीरे 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 अपनी संख्या को रेप्लिकेट करता है। जब संख्या को रेप्लिकेट करेगा तो ये हेल्पर सेल को, जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसको डैमेज कर देगा, मार देगा। और जो डैमेज कर देगा, मार देगा, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग एड्स बोलते हैं। तो एड्स और HIV में क्या डिफरेंस है, अब आप लोग समझ रहे हैं कि एड्स और HIV दोनों डिफरेंट चीज होती है। पहले होता है HIV, फिर टी हेल्पर सेल किल होता है,
फिर इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, तब जाके उस हम लोग बोलते हैं वो पर्सन को एड्स हो गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो जो आपके टी लिम्फोसाइट क्या नाम है, HIV के इन्फेक्शन और एड्स होने में लंबा समय लगता है। उनके बीच में कुछ समय होता है, क्योंकि सिम्टम्स इतना जल्दी नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे ही कमजोर होती है। धीरे धीरे जैसे ही आपके टी लिम्फोसाइट्स किल होगा उसके, या टी लिम्फोसाइट डैमेज होगा, तो उसके साथ साथ आपके बॉडी में जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं वो भी ठीक होना नहीं होती। उसको ड्रग्स का भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, और तब जाके वो आपके बॉडी में एड्स के सिम्टम्स दिखते हैं। तो कुछ लिख लेंगे 2 पॉइंट्स इसके बारे में, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। देखिए यही अच्छी बात है कि ये उस समय तक डायरेक्ट अटैक तो नहीं करता है, मतलब कहने मतलब ये कि जिस समय आपको HIV होता है उसी समय जो पर्सन होता है उसको मृत्यु तो नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है कुछ समय मिलता है, और समय मिलता है तो उसी समय कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके पेशेंट को जो है डिले कर सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ हम लोग मेडिसिन देते हैं, जिससे उसकी जान थोड़ी बहुत बच जाती है, समय लगता है उसमें, और कई कई पेशेंट ठीक भी हो जाता है अगर समय से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ऑलवेज टाइम लैग between the infection and appearance of एड्स। देखिए इन्फेक्शन और एड्स के बीच में हमेशा बहुत लंबा खासा समय मिलता है। जो अगर पर्सन HIV से पीड़ित हुआ है तो उसको मालूम नहीं चलता, इसलिए हमेशा अगर कोई पर्सन जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है या इस तरह की रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उनको हर एक 6 मंथ के बाद जो हमेशा अपना टेस्ट कराना जरूरी होता है, क्योंकि आपको उस समय कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद आपके बॉडी में इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मरीज को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इनके बीच में इन्फेक्शन और एड्स के बीच में लंबा समय मिलता है, लंबा समय होता है, और ये टाइम पीरियड करीब करीब 5 से 10 साल तक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा हमारा कि दिस पीरियड्स मे वेरी फ्रॉम few months to years। जिसकी इम्यूनिटी पहले वीक हो जाती है उसमें कुछ महीने बाद ही सिम्टम्स आने लगते हैं। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है तो करीब करीब 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, अबाउट 5 to 10 years एड्स के सिम्टम्स दिखने में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से ताकि आगे बढ़ सके। अब होता क्या है कि जैसे ही इस वायरस का हमारे बॉडी में एंट्री होता है, अटैक होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास जो है बैक्टीरिया नहीं है, हमारे आसपास टीबी के बैक्टीरिया नहीं है, हमारे पास हमेशा रहते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा जो है इसी से अफेक्ट हो पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी में हमेशा इसकी एंट्री होती है, लेकिन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में होती है। हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव रहता है और उसको मैक्रोफेज जो होते हैं उसको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है, हम इससे अफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ HIV इन्फेक्शन, जब आपको HIV हुआ रहता है तो आपके बॉडी में पहले से ही इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। जब इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाते हैं तो नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इफेक्ट को भी हमारा बॉडी नहीं झेल पाता है, हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और एक से ज़्यादा आपको बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं हमारे बॉडी में। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। अब हम लोग जानेंगे कि जो आपका टीबी सॉरी जो एड्स होता है, जो HIV इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं,
दो तरह का हम लोग टेस्ट कराएंगे। एक वैसे टेस्ट जिससे हम लोग पहले ये इंश्योर हो जाएंगे कि पर्सन को HIV है या नहीं है। चूंकि ये टेस्ट जो होता है पूरा कंफर्म नहीं होता है, इसलिए नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और फिर अगर एक बार हम लोग को जब टेस्ट करा लेते हैं, हमको मालूम चल जाता है कि ये पर्सन HIV से इन्फेक्शन है, देन हम लोग को ये मालूम कि एड्स है भी या नहीं है। सिर्फ HIV से इन्फेक्शन है कि पर्सन को एड्स भी है, तो इसके लिए हम लोग दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। तो दो तरह के टेस्ट का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग नाम देखेंगे कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं। डिटेल्स के लिए हम फिर कभी इस पर कभी वीडियो बना देंगे। अगर आप ज़्यादा में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि नहीं टेस्ट के बारे में मुझे जानना चाहिए कि टेस्ट कैसे होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो इसके लिए हम लोग दो तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। एक पहला नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। तो जो पहला हमारा टेस्ट इसमें होता है वो है एलाइजा टेस्ट। इसमें पहला जो हमारा टेस्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोग एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म हुआ इंजाइम लिंक्ड। यहां पे देखेंगे इसका फुल फॉर्म हुआ इंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, दूसरा इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, और ए फॉर हो जाएगा हमारा एस। ये हमारा हो जाएगा एलाइजा टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस। और ये जो टेस्ट होता है हमारा एलाइजा टेस्ट, ये नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इससे हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये पर्सन HIV से पीड़ित ही है, या श्योर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरा टेस्ट करते हैं। अगर एलाइजा टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो उसी समय हम लोग दूसरा टेस्ट करा के देख देते हैं, जिसे हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट बोलते हैं। ये दूसरा टेस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट का नाम याद रखेंगे बच्चा, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सके। पिछले क्लास में एक हम लोग पढ़े थे टाइफाइड, तो उसमें हम लोग विडाल टेस्ट करा रहे थे, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट जो है ये आपके एड्स के मरीज के लिए होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। चलिए, तो ये दो तरह के टेस्ट है, पहला एलाइजा, दूसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करा के हम लोग कंफर्म हो लेते हैं कि पर्सन को HIV है या नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट अभी तक तो पूरा जो है इसका क्योरेबल नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं ताकि इसमें डिले हो सकता है एड्स होने में। चूंकि HIV इन्फेक्शन और एड्स के बीच में समय होता है, अच्छा खासा समय होता है, तो हम लोग ऐसे मेडिसिन देते हैं ताकि उनके बीच में समय का डिले हो जाए, HIV से एड्स होने में समय लगे। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को HIV है, अगर वो उसकी मृत्यु 2 साल या 3 साल या 5 साल में हो जाती है, तो अगर हम लोग मेडिसिन प्रॉपर देते हैं, अगर प्रॉपर मेडिसिन चलाते हैं, तो हो सकता है उनके बीच में टाइम लैग हो जाए और अच्छा खासा वो अपने जीवन काल को बिता सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको दो तरह का मेडिसिन चलाते हैं, और ये जो मेडिसिन है ये आपको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली चीज, जो RNA होते हैं, RNA को बनाने के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल सी बात है, RNA जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो हम लोग क्या, जिस तरह से वायरस हमारे साथ गेम करता है, RNA से फिर DNA में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से हम लोग वायरस के साथ भी गेम कर देते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं वायरस है, ये वायरस RNA से बना होता है, और RNA को बनाने के लिए एक्चुअली में चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पे फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं। जब फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड डाल देते हैं तो वो जो है गलत बन जाता है, RNA जो है सही से नहीं बनता, जिसके वजह से उनमें बहुत लंबा समय लग जाता है एड्स होने में। HIV इन्फेक्शन से एड्स होने में एक लंबा समय लग जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन चलाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स। और न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स में दो तरह के मेडिसिन चलते हैं। अभी तक तो कुछ खास मेडिसिन नहीं है, वही पुराने मेडिसिन जब पहली बार डिस्कवर हुए थे तभी यही मेडिसिन चले थे और आज भी यही मेडिसिन चलते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि हमारे मेडिकल साइंसेस में इसके लिए कुछ खास उपचार नहीं है, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बच्चा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वायरस का सेल होता है वो आरएनए से बना होता है और आरएनए को बनाने के लिए चाहिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं, फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं। जब फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं, ये फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स जो क्या करते हैं, ये वायरस के जो आरएनए होते हैं उसको बनने में टाइम लगाते हैं। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हम लोग मेडिसिन खिलाते हैं, पेशेंट को देते हैं, वो एक्चुअली में न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स होते हैं। और ये दो तरह के मेडिसिन देखने को मिलते हैं। पहला का नाम है एजिडोथाइमिडीन और दूसरा नाम है जिडोबिडीन। इसका नाम याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स में दो तरह के मेडिसिन हम लोग देते हैं, पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। एक पहला है एजिडोथाइमिडीन, जिससे शॉर्ट फॉर्म हम लोग AZT भी बोलते हैं। और दूसरा भी मेडिसिन देते हैं इसके जगह पे, जिसका नाम है जिडोबिडीन, सो लोग बोलते हैं जिडोबिडीन, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसको हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। पहला आपका जो है आरएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसके जगह पर हम लोग डाल देते हैं फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स। और फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स का मेडिसिन चलाते हैं, ग्रुप चलाते थे। इसमें दो तरह का मेडिसिन हुआ, एजिडोथाइमिडीन AZT और जिडोबिडीन। ये दोनों क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें नोट डाउन कर लेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड एड्स डे है, एड्स के अवेयरनेस के लिए कि एड्स को हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। और वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ये हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, आप जानते भी होंगे। तो वर्ल्ड एड्स डे के दिन हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स करते हैं। हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं और वैसे लोगों को बताते हैं जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है कि एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कैसे डिस्टेंस बनाए रखने चाहिए इस दौरान। तो इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं या लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में जानते हैं। चलिए जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो अब बात यह है कि हम लोग इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। वो सब ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे करना है ये हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका तो कोई इलाज है नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो इसका प्रिवेंशन कह सकते हैं, इसकी सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा निदान है। तो इसके लिए हम बताएं जस्ट आपको कि हमारे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs काम करते हैं। ये NGOs जो होती है हमारी कम्युनिटी में जाती है, हमारे समाज में जाती है। क्योंकि इसमें आपका लायंस क्लब ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम लोग भी कभी कभी मौका मिलता है तो इन लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड एड्स डे के दिन बहुत सारे कैंपिंग किए थे। इस तरह के लोगों से, स्पेशली कम्युनिटी में जो गांव समाज के होते हैं, उनको HIV और एड्स को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, ना समझी होती है। तो लोगों से इस पे हम लोग खुल के चर्चा करते हैं और उनके बीच में हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्डम्स करते हैं। और इसके साथ साथ जो है लोगों को बताते हैं कि HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है। और उसके साथ साथ लोगों को जो है फ्री में टेस्ट कराना और फ्री कंसल्टेंसी भी उपलब्ध कराते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसका प्रिवेंशन में, कैसे कर सकते हैं हम लोग।
तो हमारे कंट्री में जो है एक एड्स ऑर्गेनाइजेशन, एड्स प्रिवेंटिव ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसका नाम है नैको। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है नैको। सेटअप इन 1991 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था और इसका नाम था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है नैको, और ये बनाया गया था 1991 में स्थापित हुआ। और इसका काम था लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एड्स के बारे में जानकारियां देना एंड अदर NGOs educate people about AIDS, लोगों को एड्स के बारे में लोगों को बताना, समझाना। दूसरा काम क्या था इसमें, आपका जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपके एड्स के प्रिवेंशन में, कंट्रोल में। तो WHO क्या काम करता है, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लेंगे कि WHO क्या रोल है। रोल ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इसके लिए क्या कर रहा है, तो जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों में अवेयरनेस फैलाता है, उसके साथ साथ जो है लोगों को फ्री में मेडिसिन्स, उनके ट्रीटमेंट्स और उनके टेस्ट का व्यवस्था करती है। इंश्योर यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स। ये लोगों को बताती है कि जब भी हम लोग सिरिंज नीडल का इस्तेमाल करें तो ये बात को ध्यान में रखिए कि वो सिरिंज या नीडल्स डिस्पोजेबल होनी चाहिए। एक बार इस्तेमाल करें और उसको फिर फेंक दें, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इंश्योर कीपिंग ब्लड बैंक्स, कीपिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारा ब्लड बैंक्स है वो जो है HIV से रहित हो, सेफ हो। और इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है प्रिवेंशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं और लोगों को जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए रोक सकते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के लिए रोक सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं वैसे पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखें। उस तरह से नहीं, जैसे कि मैंने बताया, दूरियां उस मायने से बनाता कि उनके साथ में फिजिकली ना हो, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, आज की क्लास में हम लोग देखे कि जो आपके एड्स होते हैं इनका हमारे बॉडी में अटैक कैसे होता है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखे और प्रिवेंशन देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कैंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।